नमस्कार। भूगोल री बातें मधुसूदन सर रे साथे वीडियो मेंस के लिए जो ये 1 वीक सीरीज है उसमें आज हम अंतिम महाद्वीप की बात करेंगे और वह है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप को लेके भी प्रश्न एग्जाम में कई पूछे जाते हैं। तो क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप की क्या विशेषता है। तो जो यह दिख रहा है यह है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के एक और है यूरोप महाद्वीप, एक और है अफ्रीका और एक और है उत्तरी अमेरिका। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका से अलग किस भौगोलिक क्षेत्र से होता है। यदि हम बात करें एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करती है यह है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि यह उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। यह उत्तरी अमेरिका का अलास्का और यह एशिया का रूसी भाग, यानी यह रूस है, एशियाई रूस के नाम से जानते हैं, और यह है अलास्का जो कि यूएसए का भाग है। तो अलास्का और रूस को अलग करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि कहलाती है, जो उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। इसके बाद बात करें अफ्रीका को लेके, तो यह एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली संरचनाओं में एक तो है लाल सागर, और दूसरा है अदन की खाड़ी, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है वह बाब अल मुंडेब कहलाती है, और इसे ही कहा जाता है आंसुओं का द्वार। आंसुओं का द्वार बाब अल मुंडेब जल संधि को कहा जाता है, जो अदन की खाड़ी और लाल सागर के मध्य है। एशिया और अफ्रीका को यहां अलग करती है। तो यह दूसरा जो है महाद्वीप, यानी एशिया और अफ्रीका को अलग कौन करता है। और इसके बाद एशिया और यूरोप। वैसे एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से हम यूरेशिया के नाम से जानते थे, और एशिया और यूरोप को जो अलग करते हैं उसमें सबसे पहले है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, इसके बाद है यूराल नदी, इसके बाद है कैस्पियन सागर, यहां पर एक पर्वत है जिसे कहा जाता है कॉकेसस पर्वत, और काला सागर। यहां यूरोप और एशिया को अलग करता है। इस तरह से यदि हम बात करें तो एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से विभिन्न प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं, वह पर्वत, नदी, सागर या जल संधि से क्या होता है, अलग होता है। इसके बाद बात करें कि एशिया महाद्वीप की और क्या विशेषता है। तो एशिया महाद्वीप को जो है सबसे पहले तो कहा जाता है सभी आद्य स्थली, सभी धर्मों की जो है आद्य स्थली, यह एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि विश्व के जितने भी धर्म हैं, अधिकांश धर्मों का जन्म एशिया में हुआ है। चाहे वह हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, चाहे वह सिख है, चाहे वह
इस्लाम है या चाहे वह ईसाई है, इन सब का जो है जन्म एशिया में हुआ है, इसीलिए हम इसे सभी धर्मों की आद्य स्थली कहते हैं। दूसरा, एशिया महाद्वीप की जो नदियां हैं, इन नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। सभ्यताओं का पालना एशिया महाद्वीप की नदियों को कहते हैं, क्योंकि विश्व की जो भी अधिकांश सभ्यताएं, चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता है, चाहे वह मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चाहे वह चीन की सभ्यता है, इन सभ्यताओं का जो विकास है वह एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे हुआ है, इसीलिए एशिया महाद्वीप की नदियों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। और एशिया महाद्वीप यहां क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप में और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है वह एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, चाहे वह चीन है, चाहे भारत है, चाहे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यह सब एशिया महाद्वीप के ही जो है देश हैं। इसीलिए विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तो ये तो थी एशिया महाद्वीप की क्या क्या विशेषताएं। इसके बाद बात करते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत कौन से हैं। एशिया महाद्वीप के यदि प्रमुख पर्वत में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की। हिमालय यहां एक नवीन वलित पर्वत है, पहले तो यह ध्यान रखना। दूसरा, यहां विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? वह हिमालय। क्यों है? क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर यहां विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वह हिमालय पर्वत पर स्थित है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। कहां पर है? नेपाल में स्थित है। और इसीलिए विश्व की सबसे ऊंची जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। साथ ही यदि हम बात करें पूरब से पश्चिम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यदि पूछी जाए तो वह हिमालय है। यद्यपि हमने अध्ययन किया था कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, दूसरी रॉकी, तीसरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, लेकिन यदि पूरब से पश्चिम पूछी जाए तो सबसे लंबी कौन सी है? हिमालय। क्योंकि एंडीज उत्तर से दक्षिण है, रॉकी उत्तर से दक्षिण है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह भी उत्तर से दक्षिण उनका विस्तार है। पूरब से पश्चिम सबसे लंबी कौन सी है? हिमालय, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद और कौन कौन से पर्वत हैं? तो देखिए, इसके बाद है अल्ताई पर्वत, जो कि चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। यहां चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित पर्वत है, जिसे अल्ताई पर्वत कहते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं? तो इसके अलावा है टिएशान पर्वत, जो कि कहां पर है? चीन के अंतर्गत आता है। इसके बाद है कुनलुन पर्वत, यहां भी कहां पर है? चीन में। इसके बाद है आराकान योमा, आराकान योमा यहां म्यांमार में है। हिंदू कुश पर्वत यहां अफगानिस्तान में है। कहां पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाता है।
इसी तरह से जाग्रोस पर्वत, जाग्रोस पर्वत यहां ईरान में है। पोंटिक पर्वत और टोरस पर्वत यहां दोनों तुर्की में स्थित है। कहां पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। तो यहां विश्व के जो है एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों में पोंटिंग पर्वत और टॉरस पर्वत जो कि दोनों तुर्की में है, जाग्रोस पर्वत ईरान में है, हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में है, टिएसान और कुनलुन जो है यहां दोनों ही चाइना में है। हिमालय भारत नेपाल में मुख्य रूप से फैला हुआ है और आराकान योमा म्यांमार में है और अल्ताई जो है चीन और मंगोलिया में। तो यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा पर्वत कहां पर है, लेकिन एशिया के पर्वतों की अपेक्षा पठारों को ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि एशिया के जो पठार हैं वह काफी विशेषता रखते हैं। तो उसकी बात हम आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रदेशों में। इसके बाद बात करते हैं कि जो यहां पोंटिक और टॉरस पर्वत है, तुर्की को लेकर कुछ प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहां जो है तुर्की में जो उत्तर में स्थित है उसे पोंटिंग पर्वत कहते हैं और जो दक्षिण में स्थित है इसे टॉरस। और इन दोनों के मध्य एक अंतरा पर्वतीय जो है पठार है जिसे एनातोलिया का पठार कहते हैं। यह कई बार प्रश्न आता है कि एनातोलिया का पठार कहां पर है, तो तुर्की में है। और यहीं पर ही एक घाटी है जिसका नाम है इजमिर घाटी और इजमिर घाटी यहां अफीम के लिए प्रसिद्ध है, अफीम के लिए जानी जाती है इजरिम घाटी जो कि कहां पर है, तुर्की में है, यह ध्यान रखना। और इसी तरह से टॉरस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी, यानी कि यहां बात करें तुर्की की सबसे ऊंची चोटी, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात है जिसकी ऊंचाई 5165 मीटर है और यहां से दो नदियां निकलती है, एक का नाम है दजला और फरात जिसे टिग्रिस और यूफ्रेटस के नाम से जानते थे। और इन दोनों सभ्यताओं के बीच, इन दोनों नदियों के बीच में इराक में, कहां पर, इराक में एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। और यह प्रश्न कई बार आता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास है कौन सी नदियों के किनारे हुआ है, तो दजला और फरात जिसे यूनानी लोगों ने टिग्रिस और यूफ्रेटस के नाम से नाम दिया, या टिग्रिस या यूफ्रेटस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद इसी टर्की का एक शहर है इस्तांबुल और इस्तांबुल जो है यहां यूरोप और एशिया इन दोनों महाद्वीपों में यह फैला हुआ है। कौन सा है? इस्तांबुल है। हालांकि टर्की की राजधानी अंकारा है लेकिन इस्तांबुल जो शहर है वहां यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। तो इसीलिए यह टर्की को लेकर विशेषता पूछी जाती है क्योंकि टर्की यूरेशिया का भाग है, कुछ भाग यूरोप में है तो कुछ भाग एशिया में यूरेशिया का भाग है। तो इसीलिए आपसे टॉरस पर्वत, पोंटिंग पर्वत, एनातोलिया का पठार विशेष रूप से पूछे जाने की संभावना है। तो ये तो थी जो है कौन कौन से पर्वत है। इसके बाद यदि बात करें तो आगे हम बात करेंगे नदियों की कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। देखिए यहां आपको दिख रहा है संरचना, तो यहां संरचना है, यह है तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। हम आगे बात करने वाले हैं तिब्बत के पठार। तिब्बत के पठार से जो नदियां निकलती है जो कि एशिया की प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी है? सबसे पहले जो है ह्वांग-हो नदी की बात करते हैं। ह्वांग-हो नदी, इसे ही पीली नदी कहा जाता है, येलो रिवर के नाम से हम लोग जानते हैं पीली नदी। और यहां जो नदी है यहां कहां बहती है? चीन में बहती है और इसीलिए इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो देखिए एशिया की जो नदियां हैं जिससे हम सभ्यताओं का पालना कहते हैं उसमें सबसे पहली नदी है ह्वांग-हो नदी या जिसे हम पीली नदी कहते हैं। यह चीन में बहती है इसलिए इसे चीन का शोक कहते हैं। और चीन की सभ्यता का जो विकास है वह इसी नदी के किनारे हुआ है, ह्वांग-हो या पीली नदी के किनारे हुआ है।
दूसरी जो नदी है यहां है यांग टीसी क्यांग। यांग टीसी क्यांग यहां भी कहां बहती है? चीन में बहती है, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती हैं और यहां एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद तीसरी जो नदी है यह है मेकांग गंगा। मेकांग गंगा के नाम से जानते हैं और यहां दक्षिण पूर्वी एशिया की जो है सबसे लंबी नदी है। इसके बाद यहां जो है यहां न्यू स्वालिन नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगली जो नदी है यहां है इरावदी नदी और यहां म्यांमार में बहती है इरावदी नदी। इसके बाद यहां जो नदी है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। यहां नदी है गंगा, यह है सिंधु और यह है तामीर नदी। तो यहां सभी जो नदियां हैं यहां एशिया की प्रमुख नदियां हैं, जिसमें ध्यान रखना एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वह यांग टीसी क्यांग है, जो तिब्बत के पठार से निकलती है। चीन में देखा जाए तो चीन का शोक या चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? हुआंग हो नदी या पीली नदी के किनारे हुआ है। यहां भी कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। दक्षिण पूर्वी एशिया की जो सबसे लंबी नदी है जिसे हम मेकांग गंगा के नाम से जानते हैं, यह भी कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। और म्यांमार की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी है इरावदी नदी, यह भी कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से। भारत की जो बात करें तो सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र वाली नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह भी कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से। और जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु नदी, यह भी कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। तो इसीलिए तिब्बत का पठार या तिब्बत के पठार से कौन सी नदी निकलती है या नहीं निकलती है, पूछे जाने की संभावना है। केवल गंगा और तामीर नदी की छोड़ दें तो शेष सभी नदियां जो है वह तिब्बत के पठार से निकलती है। तो ये था जो है एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां जिनको लेके प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना। इसके बाद बात करें तो और क्या विशेषता है, यानी कि पर्वत और नदियों के बाद और कौन से प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं जो एशिया महाद्वीप से पूछे जाते हैं। उनमें यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं प्रमुख झीलें, कि एशिया महाद्वीप की जो झीलें हैं वह भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेकाल झील की। किसकी बात करते हैं? बेकाल झील। जो बेकाल झील है यह रूस में है। कहां पर है? रूस में है और यह विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वह है बेकाल झील, जो कि रूस में। इसके बाद दूसरी बात करते हैं तो वह है वॉन झील, यहां तुर्की में है और यहां विश्व की सर्वाधिक लवणता विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील की बात करते हैं तो हम कहते हैं वॉन झील, जो कि तुर्की में। इसके बाद है कैस्पियन सागर, यहां यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है और यहां विश्व की
सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें। ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सुपीरियर झील की, लेकिन सबसे जो है बड़ी खारे पानी की झील है वह कैस्पियन सागर है, जो कि यूरोप और एशिया के मध्य है। इसके अलावा है अरल सागर, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। इसके बाद है बॉल्खस। बॉल्खस जो है यह कजाकिस्तान में आती है, और लोपनूर जो झील है यह झील चीन के अंतर्गत आती है, यानी चीन में है, और टोबा झील यह इंडोनेशिया में है। तो यहां जो है प्रमुख झीलें जो कि एशिया महाद्वीप की है, जिसमें विश्व की सबसे गहरी झील भी है, विश्व की सबसे बड़ी झील भी है खारे पानी की, और विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील भी जो है वह एशिया महाद्वीप है। और इसके बाद एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से पठार है। तो इन पठारों में सबसे पहला जो पठार जिसकी हम बात करने वाले हैं वह है तिब्बत का पठार। यहां विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वह है तिब्बत का पठार, जो कि तिब्बत वर्तमान में चीन के आधिपत्य में यह पठार है, जिसको हम चीन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा जो पठार है इसी के पास में, जिसे हम कहते हैं पामीर का पठार। और पामीर का जो पठार है इसे हम एशिया या विश्व की छत कहते हैं। और यहां से जो है चारों ओर जो है कोई न कोई पहाड़ियां निकलती है, जैसे टिएसान पर्वत है, कुल्लून पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत है और हिमालय पर्वत। यह सब जैसे ऐसा लगता है कि यह पामीर के पठार से निकलती है, इसलिए इसे पामीर की गांठ के नाम से भी जानते हैं, एशिया या विश्व की छत भी कहा लाती है। इसके बाद एक है एनातोलिया का पठार। एनातोलिया का जो पठार है यहां तुर्की में है। कहां पर है? तुर्की में है। और यहां एक अंतरा पर्वतीय पठार है, ध्यान रखना, इसके ऊपर पॉइंटिंग है, नीचे टॉरस, दो पर्वतों के बीच में है, अंतरा पर्वतीय पठार है। और तिब्बत का पठार भी जो है अंतरा पर्वतीय है, क्योंकि ऊपर कुनलुन पर्वत है और दक्षिण में हिमालय पर्वत है, और इन दोनों के बीच में स्थित होने के कारण यहां अंतरा पर्वतीय पठार की श्रेणी में आता है। और इसके बाद एक और पठार है जिसका नाम है, यहां कहलाता है मध्य साइबेरिया। अब मध्य साइबेरिया के अंतर्गत जो पठार है इसे कहते हैं याकूत का पठार। और याकूत का पठार यहां रूस में है। कहां पर है? रूस में है। और यहां मध्य साइबेरिया में स्थित याकूत का पठार, जहां याकूत जनजाति निवास करती है। तो यहां विश्व के जो है प्रमुख पठार और झीलें जिनको लेके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा और क्या प्रश्न बनते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो इसके अलावा एशिया महाद्वीप में कुछ प्रमुख मरुस्थल है जिनको लेके भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो बात करते हैं एशिया महाद्वीप के कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल और कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से मरुस्थल है। तो पहला जो मरुस्थल है यह है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल, और यह जो मरुस्थल है यह चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है।
चीन और मंगोलिया में। इसके बाद दूसरा है काराकुम मरुस्थल, जो कि मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। मध्य एशिया के अंतर्गत स्थित है, यानी कि तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उन जो मध्य एशियाई देशों में फैला हुआ जो है मरुस्थल है, उसे हम कहते हैं काराकुम मरुस्थल कहते हैं। इसके बाद चीन में एक और मरुस्थल है जिसे कहा जाता है तकला माकन मरुस्थल। और तकला माकन जो मरुस्थल है यह चीन में स्थित है। कहां पर स्थित है? चीन में स्थित है। इसके बाद है थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल यह भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसके अलावा बात करें तो ईरान में लूट ए कबीर और दस्त ए कबीर, यह जो दोनों मरुस्थल है यह ईरान में है। कहां पर है? ईरान में। यह दो प्रमुख मरुस्थल है, दस्त ए कबीर और लूट ए कबीर। और इसके बाद सऊदी अरब, सऊदी अरब में भी दो प्रमुख मरुस्थल है जिसे अल नाफुद और रब अल खाली के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो है एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल है, जिसमें गोबी का मरुस्थल है यह एक तरह से शीतोष्ण या शीत मरुस्थल की श्रेणी में, ठंडे मरुस्थल की श्रेणी में आता है, शीतोष्ण श्रेणी में आता है। बाकी जो है अधिकांश मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ और संरचनाएं जिन्हें हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ध्यान रखना एशिया महाद्वीप में कौन से प्रायद्वीप आते हैं। तो एक तो आता है चुक्सी प्रायद्वीप, चुक्सी प्रायद्वीप यह रूस में चुक्सी सागर में स्थित है। दूसरा जो प्रायद्वीप है वह है कमचटका। कमचटका जो प्रायद्वीप है यह भी कहां पर है? रूस का ही भाग है। इसके बाद आता है मलया प्रायद्वीप। और जो मलया प्रायद्वीप जो है यह मलेशिया और इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। मलेशिया इंडोनेशिया का जो भाग है वह मलया प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत और इसके बाद आता है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। तो इस तरह से जो है, यद्यपि हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को कहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एशिया महाद्वीप में भी प्रमुख प्रायद्वीप है। चुक्सी प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप है, मलाया प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत है और अरब प्रायद्वीप है, जो कि तीन ओर से पानी से घिरे हुए स्थल खंड है जिन्हें हम प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। तो ये था हमारा एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल और प्रायद्वीप। इसके अलावा एशिया महाद्वीप के लिए कुछ चर्चित स्थान है जो एग्जाम में करंट अफेयर्स के रूप में पूछे जाते हैं। तो कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो एक तो इसमें आपने नाम सुना होगा गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स यह इजराइल में है। कहां पर है? इजराइल में। और यह इजराइल और सीरिया के मध्य एक विवादित क्षेत्र है, इसीलिए गोलन हाइट्स पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा है साइप्रस। साइप्रस एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। और यह एकमात्र ऐसा द्वीपीय देश जो कि कहां स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। इसीलिए यहां भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा एकमात्र द्वीपीय देश जो कि भूमध्य सागर में है लेकिन एशिया का भाग है। तो ध्यान रखना वह है साइप्रस। हालांकि भूमध्य सागर में
कई द्वीप है, जैसे हमने सीसली द्वीप की बात की, लिपारी द्वीप की बात की, उसके अलावा साइप्रस भी भूमध्य सागर में स्थित है, लेकिन यह एशिया का भाग है। इसी तरह से चर्चित स्थित है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी यह फिलीपींस में, फिलिस्तीन, यहां फिलिस्तीन में है और यह भी काफी चर्चित रहती है गाजा पट्टी। इसके अलावा बात करें मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच यहां फिलीपींस में है और यहां विश्व का सबसे गहरा गर्त है और कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में स्थित यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो कि फिलीपींस एशियाई देशों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक और है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त यहां इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा द्वीप, सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य यह जो है सुंडा गर्त है, जो कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जो कि इंडोनेशिया में है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एशिया महाद्वीप वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा और जनसंख्या में सबसे बड़ा है, तो इसकी जो है अधिकांश विशेषताएं जनसंख्या को लेके, इनके जो है देश हैं उनकी विशेषताओं को लेके आते हैं। जैसे सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। पूर्व का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहते हैं। तो इस तरह से नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, नदियों का देश जो कि बांग्लादेश को कहते हैं। तो इस तरह से जो है इसके जितने भी जो है प्रश्न आते हैं तो उपनाम को लेके ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें वीडियो मेंस में तो महाद्वीप, पर्वत, नदियां और प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में आते हैं। और यहां के यदि हम घास के मैदानों की बात करें तो देखना एशिया महाद्वीप में यदि घास के मैदान, एशिया महाद्वीप में घास के मैदान दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है इन्हें सवाना घास के मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना घास के मैदान। और जो शीतोष्ण घास के मैदान है इन्हें हम स्टेपिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपिज, शीतोष्ण घास के मैदान। देखिए यूरोप में भी शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपिज कहते हैं और एशिया में भी स्टेपिज कहते हैं, क्योंकि यूरोप और एशिया संयुक्त रूप से यूरेशिया का भाग है। और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को लगभग सभी महाद्वीपों में सवाना के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा एक सेशन जिसमें हमने एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा की। अब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या हमने पढ़ा है, एक मिनट में इसको रिवाइज करते हैं कि किन किन के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप की क्या विशेषताएं हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद एशिया महाद्वीप जो है इसमें कौन कौन से पर्वत हैं उनका अध्ययन करना है। इसके बाद एशिया महाद्वीप के अंतर्गत विशेष रूप से टर्की को पढ़ के जाना, क्योंकि टर्की यूरोप और एशिया यूरेशिया दोनों का यह भाग है। इसके बाद यहां की प्रमुख नदियां जो कि तिब्बत के पठार से निकलती हैं और किसी न किसी रूप में इनकी विशेषता है, तो इनको पूछा जाता है।
इसके बाद आपको अध्ययन जो करना है वहां यहाँ के प्रमुख झीलें और प्रमुख पठार कौन कौन से उनको लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आपको अध्ययन करना है यहाँ के जो है प्रमुख मरुस्थल और कौन कौन से प्रायद्वीप जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा सेशन और इसी के साथ हमारी 7 दिनों की 7 महाद्वीपों की सीरीज को हमने पूरा किया और आगे भी हम इस तरह से जो है एक विशेष रूप से वीडियो मेंस के लिए एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें वीडियो मेंस के संबंधित महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी का पोर्शन और जो हमारा इकोनॉमिक का पोर्शन है वह कंप्लीट रहेगा। 7 दिन तक 7 सीरीज के रूप में हम लोग लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। हम बात करेंगे 7 दिन 7 सीरीज टॉप एमसीक्यू की, जो कि हमारे एग्जाम में जो 60 नंबर का पोर्शन है उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।